अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल मेडिसिन का टाइप 1 डायबिटीज़ मिलेटस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी टॉपिक आउटलाइन से। टॉपिक आउटलाइन में आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? डिफिनेशन पढ़ेंगे, काजेस पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन और लास्ट में मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से कि टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस का डिफिनेशन क्या है। टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस जो है ये क्रोनिक सिंड्रोम है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इसका काज जो है वो ऑटो इम्यून पैंक्रियाटिक बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन है। डिफिनेशन क्या है? इट इज अ क्रोनिक सिंड्रोम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म with hyperglycemia due to autoimmune destruction of pancreatic beta cell। ये हुआ इसका डिफिनेशन। नेक्स्ट है काजिज। काजिज जो है वो टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस का ये है कि इसके लिए जो, क्योंकि जेनेटिक है, इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 2 जीन, MHC क्लास 2 जीन जो है टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस का काज है। और आमतौर पर जो ये जीन है ये सुप्रेस रहता है। इसको एक्सप्रेस करने वाले कौन है? ये कॉक्सिकी वायरस और इंट्रोवायरस, यानी वायरल इन्फेक्शन जिसमें कॉक्सिकी वायरस और इंट्रोवायरस, ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये जो है MHC क्लास 2 जीन को सुप्रेस से क्या कर देते हैं? एक्सप्रेस कर देते हैं। जब ये एक्सप्रेस हो जाता है फिर यह क्या करता है, इसके अंदर तो MHC जो क्लास 2 जीन है इसके अंदर तो बहुत से जीन आते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो है। एक है HLA-DR3 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3, दूसरा है HLA-DR4 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR4। जब MHC क्लास 2 जीन जो है सुप्रेस से एक्सप्रेस हो जाता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो ये क्या करता है, ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर एक ऑटो एंटीजन लगा देता है। एक ऑटो एंटीजन लगा देता है। इस एंटीजन का नाम क्या है? ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज। ये जो ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज ऑटो एंटीजन है ये कौन लगाता है? ये MHC जीन लगाता है। तो जब ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज एंटीजन पैंक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर एक्सप्रेस हो जाएगा तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा होंगे, और वो क्या है? ऑटो एंटीबॉडीज। ये ऑटो एंटीबॉडीज क्या करेंगे? ये क्योंकि एंटीजन पैंक्रियाटिक बीटा सेल के सरफेस पर एक्सप्रेस हुआ तो ये ऑटो एंटीबॉडीज जो है जो एंटीजन की वजह से पैदा हुए ये क्या करेंगे? ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। जब ये ऑटो एंटीबॉडीज पैंक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल की क्या होगी? डिस्ट्रक्शन होगी। जब पैंक्रियाटिक बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होगी तो इंसुलिन का रिलीज होना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस हो जाएगा। या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, क्योंकि इंसुलिन पे डिपेंडेंट है तो हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस भी कहते हैं। तो ये हुआ इसका काज। तीसरा है पैथोफिजियोलॉजी। अब तीसरा काज हमने पढ़ लिया कि ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल, जैसे कि हमने डिफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल। नेक्स्ट हमारे साथ है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस का याद करने के लिए बेस्ट जो वर्ड है वो हम याद करेंगे ऑस्मोटिक डायूरेसिस। एक वर्ड याद करेंगे, इसकी वजह से हमें उसकी क्लिनिकल फीचर सब कुछ का कंसेप्ट हमारा बन जाएगा। तो पैथोफिजियोलॉजी में है ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस क्या है?
ऑस्मोटिक का मतलब है कि जो किडनी का जो नेफ्रॉन है, जो रेनल ट्यूब्यूल है, उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। और डायूरिसिस का ये मतलब है कि फ्लूइड का निकल जाना जिस्म से। उस ऑस्मोलरिटी की बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, फ्लूइड हमारे जिस्म से निकलना स्टार्ट होगा। कैसा निकलेगा? सबसे पहले जो हमारा किडनी है उसकी जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां से आमतौर पर ग्लूकोज जो है वो 100% रीएब्जॉर्ब होता है। जो रेनल थ्रेशोल्ड है ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन के लिए, वो कितना है? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का मिकदार 10 मिलीमोल पर लीटर होगा या इससे कम होगा या यहां तक होगा, तो किडनी का प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा? ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर ये थ्रेशोल्ड 10 मिलीमोल पर लीटर से बढ़ गया, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस में तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब ये 10 मिलीमोल पर लीटर से बढ़ जाता है तो नॉट कंप्लीट ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन। अब ग्लूकोज की कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब ग्लूकोज की कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब रेनल ट्यूब्यूल में, नेफ्रॉन में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे की तरफ, लूपा पेनले की तरफ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जब ग्लूकोज जाएगा तो ग्लूकोज यूरिन से निकलेगा। जब यूरिन से ग्लूकोज निकलेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज यूरिया होगा। जब ग्लूकोज यूरिया होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? दूसरा, जब ग्लूकोज यूरिया होगा, जब ग्लूकोज हमारी यूरिन में निकलेगा बॉडी से, तो एक तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज सा सेल को नहीं मिल रहा था, अब ब्लड से भी बाहर निकल रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज कम होगा तो पेशेंट का एपेटाइट भी बढ़ेगा, पेशेंट का वेट भी लॉस होगा। उसके अलावा जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां पर जब ग्लूकोज जाएगा तो वहां जब ग्लूकोज जाएगा तो जो नेफ्रॉन है उसकी इनसाइड ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इनसाइड, जब नेफ्रॉन की ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, क्यों? ग्लूकोज की वजह से, तो आसपास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहां से फ्लूइड इनसाइड ट्यूब्यूल जाएगा और हमारे जिस्म से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया होगा, बार बार पेशेंट को पेशाब आएगा। और उसकी वजह से जब फ्लूइड जिस्म से निकलेगा तो पेशेंट को ज्यादा प्यास लगेगा, तो क्या होगा? पॉलीडिप्सिया होगा। तो ये सब जो क्लिनिकल फीचर है, ये पैथोफिजियोलॉजी ऑस्मोटिक डायूरिसिस की वजह से होता है। तो क्लिनिकल फीचर में क्या आएंगे? जब ग्लूकोज यूरिन से निकलेगा तो ग्लूकोज यूरिया, जब फ्लूइड जिस्म से ज्यादा निकलेगा बार बार तो पॉलीयूरिया होगा, जब फ्लूइड निकलेगा पेशेंट को प्यास लगेगा तो क्या होगा? पॉलीडिप्सिया होगा। और चौथा क्लिनिकल फीचर क्या है? उसका एपेटाइट बढ़ेगा क्योंकि ग्लूकोज जिस्म से निकल रहा है, उसका वेट लॉस होगा क्योंकि ग्लूकोज जिस्म से निकल रहा है, सेल को तो मिल नहीं रहा है। तो ये हमारे साथ क्लिनिकल फीचर भी हमने पढ़ लिया है। तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम ऑस्मोटिक डायूरिसिस का कंसेप्ट जो है अपने दिमाग में रखेंगे तो क्लिनिकल फीचर हमारे लिए क्या होगा, उसका कंसेप्ट हमारे लिए इजी होगा। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन। अब है इन्वेस्टिगेशन में जो टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस की इन्वेस्टिगेशन है, मेनली हम किसकी बुनियाद पर करते हैं? हम क्लिनिकल फीचर की बुनियाद पर करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज यूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज एपेटाइट, वेट लॉस, उसकी बुनियाद पर हम करते हैं। उसके अलावा हम करते हैं टेस्ट, लेकिन टेस्ट से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। वो है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 90 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अब जो है इन्वेस्टिगेशन में हम 5 टेस्ट करते हैं। सबसे पहला है फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, दूसरा है रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, तीसरा है ग्लाइसाइडिक हीमोग्लोबिन HbA1c, चौथा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT, और पांचवा है ऑटो एंटीबॉडीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट के लिए शर्त क्या है कि 8 आवर तक पेशेंट ने खाना ना खाया हो तो हम करेंगे फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। अब
फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट में अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 124 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आया तो उसको डायबिटीज़ मेलिटस है। अगर उसका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 110 से 124 मिलीग्राम के पर डेसीलीटर के दरमियान आ गया तो ये क्या है, प्री डायबिटिक पेशेंट है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज 90 से 110 है और 126 पर तो कंफर्म डायबिटीज है। लेकिन अगर 110 से 124 के दरमियान आ गया तो ये क्या है, प्री डायबिटिक पेशेंट इसे कहेंगे और इसको 3 साल बाद जो है वो डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। दूसरा टेस्ट हमारे साथ है रैंडम ग्लूकोज टेस्ट। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 140 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल है। लेकिन अगर इसका वैल्यू ग्लूकोज का 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया तो इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। तीसरा जो टेस्ट है वो है HbA1c, मतलब ग्लाइसाइडिक हीमोग्लोबिन। इसमें क्या है, जो हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज अटैच है, क्योंकि जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो वो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसका लेवल जो हम करते हैं, इसका लेवल अगर 6.5% से ज़्यादा हुआ HbA1c का तो ये क्या है, तो इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। चौथा जो है वो OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, फिर 2 घंटे बाद 2 आवर लेटर हम उसका रैंडम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। अगर वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ गया तो ये पेशेंट क्या है, डायबिटिक है, इसको डायबिटीज़ है। पांचवा जो टेस्ट है ये मेनली टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करते हैं। ये है ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट। ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट क्या करता है, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 को डिफ्रेंशिएट करता है। क्योंकि टाइप 1 में क्या है, जो पैंक्रियाटिक, क्योंकि टाइप 1 में जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा, वो क्या है, वो ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से होते हैं। तो अगर हमने टेस्ट किया, ऑटो एंटीबॉडीज मौजूद था, तो ये क्या है, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है। मतलब अगर हमने पेशेंट का ये मालूम करना है कि उसको टाइप 1 है या टाइप 2 है, अगर उसको डायबिटीज है, हम ये मालूम करना है टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट। इससे हमें पता चलेगा अगर उसके ब्लड में ऑटो एंटीबॉडीज मौजूद है तो ये टाइप 1 है। अगर ऑटो एंटीबॉडीज मौजूद नहीं थे तो ये क्या है, टाइप 2 है। ये मेनली जो है एग्जाम क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछते हैं। अब हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन तो हो गए, जो 5 टेस्ट है, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, ग्लाइसाइडिक हीमोग्लोबिन, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ऑटो एंटीबॉडीज, ये इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज का, टाइप 1 डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन है वो जो है उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। जो एक्यूट है उसको फिर 2 में डिवाइड करते हैं मजीद। एक है इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि इसमें हम इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, तो वो इंसुलिन क्या करता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया भी काज करता है। दूसरा है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये जो है नेक्स्ट, जब हम डायबिटिक इमरजेंसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन याद रखें जो है वो कौन से 2 है, एक इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। दूसरा जो है वो है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। जैसे हमने एक्यूट को 2 में डिवाइड किया, इसी तरह क्रोनिक को भी 2 में डिवाइड करते हैं। एक है माइक्रोवेस्कुलर, एक है मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर मतलब जो स्मॉल ब्लड वेसल में जब डायबिटीज की वजह से ब्लड थिक होगा, जब ब्लड फ्लो स्लो होगा, तो वहां जब कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे स्मॉल वेसल में, उसे कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर। वो कौन से हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। जो हमारा रेटिना है वहां तक जो स्मॉल ब्लड वेसल गए हैं, वहां जब ब्लड फ्लो स्लो होगा तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। उसके बाद किडनी में क्या होगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी न्यूरॉन में, और ब्रेन में क्या होगी,
डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये 3 है माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। दूसरा है मैक्रोवास्कुलर। मैक्रोवास्कुलर किस वजह से होंगे? जो बड़े ब्लड वेसल है उसमें होंगे। और किस वजह से? आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। जब ब्लड वेसल का वॉल थिक हो जाएगी। क्यों थिक हो जाएगा? हाइपरलिपिडेमिया की वजह से। क्योंकि जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या है? क्रोनिक सिंड्रोम है जिसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाती है? डिफेक्ट आती है। तो हाइपरलिपिडेमिया की वजह से जब आर्थेरोस्क्लेरोसिस होगा तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जब लार्ज ब्लड वेसल में स्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा, एमआई, ब्रेन में स्ट्रोक होगा और फुट में क्या होगा? गैंग्रीन होगा। तो ये हमारे साथ कॉम्प्लिकेशन भी हो गए। कॉम्प्लिकेशन को हमने पहले 2 में डिवाइड किया, एक्यूट और क्रोनिक में, फिर एक्यूट को 2 में डिवाइड किया, फिर क्रोनिक को 2 में डिवाइड किया। नेक्स्ट हमारे साथ है मैनेजमेंट। क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है तो सिंपल इसका मैनेजमेंट क्या है? इंसुलिन। इसमें हम क्या देंगे? इंसुलिन देंगे। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में।